अखिल भाग्य महाविद्यालय राना पार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं माधव प्रसाद पांडे, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान BA प्रथम सेमेस्टर के छात्रों के लिए एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों के लिए विशेषकर वीडियो बना रहा हूं। तो भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यदि हम भारत का संवैधानिक विकास के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से प्रारंभ होता है और 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने पर समाप्त होता है। संविधान किसी भी देश का पवित्रम वैधानिक दस्तावेज होता है और भारत का संवैधानिक विकास का इतिहास भिन्न भिन्न पड़ाव से होकर के गुजरता है। तो पहला पड़ाव है 1600 ईस्वी का राजलेख। 1600 ईस्वी का राजलेख महारानी एलिजाबेथ प्रथम। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 1599 ईस्वी में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की आज्ञा प्रदान की थी। 1599 ईस्वी में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की आज्ञा प्रदान की थी और कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई। कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय 217 भागीदार थे। 217 भागीदार थे और इसमें पूंजी लगी थी। इसमें पूंजी लगी थी 30,133 पाउंड। 30,133 पाउंड। 30,133 पाउंड इसमें पूंजी लगी हुई थी और प्रारंभ में कंपनी को 15 वर्ष तक पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था। कंपनी का संचालन गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद के द्वारा होता था, जिसमें एक गवर्नर और 24 अन्य सदस्य होते थे। गवर्नर और उसकी परिषद के नाम से इसे जाना जाता था। 1726 ईस्वी का राजलेख। 1700 दूसरा स्टेप है। 1726 ईस्वी का राजलेख। अब 1726 में कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास, कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास। कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के राज्यपालों तथा उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई।
कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के राज्यपालों तथा उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। इसके पूर्व यह शक्ति निदेशक बोर्ड में निहित होती थी, जो इंग्लैंड में स्थित होता था। अब आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी के प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अव्यवस्था को दूर करने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा एक गोपनीय समिति सेक्रेट कमेटी का गठन किया गया। इसी कमेटी की सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासन के लिए एक लिखित संविधान बनाकर निश्चित शासन पद्धति को प्रारंभ किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के प्रशासक को सभी अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर बना दिया गया, जो कि अब तक एक दूसरे से स्वतंत्र थी। इस प्रकार बंगाल का गवर्नर जनरल तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कार्यकाल को 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष कर दिया गया। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषदों को शासन की समस्त सैनिक एवं असैनिक शक्तियां सौंप दी गई। इसी अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में 1718 ईस्वी में एक 4 सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1778 में किया गया। कलकत्ता में 1778 में जो है कलकत्ता में 1778 ईस्वी में किया गया। अब इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर इलेजियस इम्पे थे। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर इलेजियस इम्पे थे। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर इलेजियस इम्पे थे, जबकि अन्य 3 न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेंस्टर तथा हाइड को बनाया गया। जो अन्य 3 न्यायाधीश थे, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, अन्य 3 न्यायाधीश जो थे चैम्बर्स, अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स और लिमेंस्टर
लिमेंस्टर तथा हाइड को बनाया गया, तथा हाइड थे। चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड जो है थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपील सीधे प्रिवी काउंसिल में होती थी। यदि सुप्रीम कोर्ट का कोई अपील होता था तो सीधे जो है प्रिवी काउंसिल में होती थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपील सीधे प्रिवी काउंसिल में होती थी। कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए व्यापार करने को प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए व्यापार करने को प्रतिबंधित कर दिया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। यह एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। यह एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पारित किया गया था और इसी के कारण इसे संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा जाता है। इसे संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा जाता है। संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा जाता है। इसे संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा जाता है। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार तथा बिहार व उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। इससे कलकत्ता की सरकार को विधि बनाने का दोहरा स्रोत प्राप्त हो गया। कौन कौन सा स्रोत है? पहला है कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए रेगुलेटिंग एक्ट के तहत विधि बना सकती है, और दूसरा है बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी प्रदेशों के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत विधि बना सकती है। धन्यवाद।